हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट का यूनिट 5 भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, और उसके अंतर्गत हमने आज पढ़ना है करप्शन मीन्स की भ्रष्टाचार। अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और समाज को हम गौर से देखें तो विभिन्न स्वरूपों में ये देखने को मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए, परिवार के लाभ के लिए, रिश्तेदारों के लाभ के लिए या दोस्तों के लाभ के लिए कुछ गलत कृत्य करता है तो फिर ऐसे कार्य को क्या कहा जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऐसे कार्य को या ऐसे कृत्य को क्या कहा जाता है। भ्रष्टाचार मीन्स करप्शन, व्यक्तिवाद, उपभोगवाद, स्व की भावना, ये तीनों चीज़ जब मिल जाते हैं तो फिर व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाता है। व्यक्तिवाद मीन्स व्यक्ति को महत्व देने वाला सिद्धांत, मीन्स कि व्यक्ति अपने आप को दूसरी चीज़ों की अपेक्षा अधिक महत्व देने लगता है। उपभोगवाद भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यक्ति उपभोग करता है। स्व की भावना स्वयं के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए व्यक्ति प्रयास करता है कि किस तरीके से स्वयं को लाभ पहुंचाया जाए तथा परिवार को लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन ये लाभ अनैतिक तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिल करके भ्रष्टाचार का रूप धारण करती हैं। सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्ट आचरण कहा जाता है। भ्रष्टाचार को समझने से पहले भ्रष्ट आचरण को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और देखिए, सार्वजनिक जीवन में यानी हमारा जो सामाजिक जीवन है वहाँ पे कुछ स्वीकृत मूल्य होते हैं, यानी समाज के द्वारा कुछ निर्धारित मूल्य बनाए जाते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमें आचरण करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन मूल्यों के विरुद्ध आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति या ऐसे आचरण को भ्रष्ट आचरण कहा जाता है। भ्रष्टाचार का अर्थ व्यक्तिगत या पारिवारिक हित के लिए अपने कर्तव्यों की अवहेलना, अनैतिक या गैरकानूनी करना भ्रष्टाचार है। जैसे गैरकानूनी ढंग से कमाई करना, बेईमानी करना, छल कपट करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, जालसाजी करना, अनैतिक व्यवहार करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना या देना, चोरी करना आदि चीज़ें भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार की परिभाषा देखते हैं तो यहाँ पर इलियट और मेरिल की डेफिनेशन काफ़ी उपयुक्त लगी मुझे। तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। अपने या सगे संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना ही भ्रष्टाचार है। देखिए, कोई भी परिभाषा अपने आप में संपूर्ण होती है। अगर हम परिभाषा को ही ध्यान से समझ लें, सुन लें या उसे लिख लें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपने या सगे संबंधियों यानी स्वयं के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने परिवार वालों के लिए या मित्रों के लिए प्रत्यक्ष यानी सामने से जो दिखाई दे रहा हो, अप्रत्यक्ष यानी जो दिखाई न दे रहा हो, कोई आर्थिक यानी धन दौलत संबंधी, रुपये पैसे संबंधी अथवा अन्य लाभ उठाना, यानी दूसरे तरह के भी लाभ होते हैं ना, फेवर करना होता है कि जैसे ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको सर देख लीजिएगा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वोट दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, नॉर्मली ये चीज़ें सोसाइटी में देखने को मिलती है। या फिर हमारा जैसे होता है ना कि सिस्टम में कोई हमारा व्यक्ति बैठा है तो हमारे काम जो होते हैं ना बहुत आसानी से हो जाते हैं, और सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, दो तरीके से होता है ना कि चलिए आप सही काम के लिए अगर किसी से लाभ लेना चाहते तो ठीक है, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति से लाभ ले रहे हैं तो फिर ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इलियट और मेरिल की ये परिभाषा अपने आप में संपूर्ण है और इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए हिदहाइमर की परिभाषा क्या कहती है, थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है इनकी। तो ये क्या कह रहे हैं, परंपराबद्ध और सामाजिक रूप से स्थिर समाजों पर भ्रष्टाचार का प्रभाव कम पड़ता है। यहाँ पे स्थिर समाज की बात मतलब कि एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो स्थिर है, यानी कि सरल समाज, जैसे रूरल एरिया
का जो समाज होता है ना, उन्हें स्थिर समाज की श्रेणी में रखा जाता है। परंतु तेज रफ्तार से होने वाले औद्योगिकीकरण और आबादी की आवाजाही के कारण समाज स्थापित मानकों और मूल्यों को, यानी जो गतिशील समाज है जहाँ पे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये सब प्रक्रियाएं तीव्र गति से चल रही हैं, उन समाजों को गतिशील समाज की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्थापित मूल्य है या जो मानक है, प्रतिमान है, क्या होता है कि यहाँ पे ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोग जो होते हैं ना, वो तीनों चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताई उनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है कि समाज में भ्रष्टाचार की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ भारत सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार सुधार अधिनियम भी बनाए गए हैं ताकि समाज से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, तो ये अधिनियम बनाया गया था 1988 में और इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर तथा यह अधिनियम भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू होता है। मीन्स कि यह जो अधिनियम है वो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ, तो मतलब कि जम्मू कश्मीर में, तब ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। ठीक है, और साथ ही जो भारत से बाहर जो लोग निवास कर रहे हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर भी ये अधिनियम लागू होता है। दूसरा, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल 2013, यानी 1988 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और फिर 2013 में नया बिल लाया गया और यह बिल भ्रष्टाचार एक्ट 1988 के कई प्रावधानों में संशोधन करता है। साथ ही रिश्वत देने और संपत्ति की कुर्की और जब्ती जैसे कुछ नए प्रावधानों को भी इसमें जोड़ देता है। मीन्स कि क्या हुआ कि 1988 का जो अधिनियम है उतना प्रभावी नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। समाज में जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचारी जो लोग थे, उन लोगों पर ठीक से लागू नहीं हो पा रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो फिर संशोधन होते ही इसलिए हैं क्योंकि जो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या वो चीज़ें प्रभावी नहीं होती हैं, तो फिर उन चीज़ों में संशोधन करके फिर नए तरीके से उन चीज़ों को लागू किया जाता है समाज में। तो फिर ये पहला संशोधन था। फिर 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। कई सम्मेलन हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमको मेन लगा, एग्ज़ाम में एक दो बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये यूएन का सम्मेलन था और इसमें भारत ने भाग लिया और वहाँ की जो भी शर्तें निर्धारित की गई थी उन्होंने भारत के सदस्यों ने या भारत सरकार ने उन शर्तों को स्वीकार किया और अपने घरेलू कानूनों में सुधार करने की स्वीकृति या सहमति जताई। मीन्स कि जो ये सम्मेलन हुआ था वो विश्वव्यापी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुआ था और यूएन सम्मेलन, इस सम्मेलन में वहाँ उन लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अवैध तरीके से जो लोग आमदनी करते हैं या आय से अधिक संपत्ति रखते हैं या निजी क्षेत्र में भी जो लोग रिश्वत को बढ़ावा देते हैं या अपराध करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये सम्मेलन बनाया गया और जितने देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया सभी लोगों में भारत भी एक था और भारत ने इसमें स्वीकृति दी अपनी। फिर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के तहत देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और इस अधिनियम के तहत राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और अपने शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। ठीक है, उसके बाद बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 का ही ये संशोधन रूप है। 2016 में संशोधन हुआ था कि वो संपत्तियां इसमें आती हैं जिनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो बेनामी लेन देन, बिना नाम की जो लेन देन होता है उनकी रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। लोकसभा द्वारा 24 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पारित हो जाने से इस कानून को संसद में मंजूरी मिल गई और ये 1988 का दूसरा संशोधन था। फर्स्ट 2013, सेकेंड 2018। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट 2013 और सेकेंड 2018। ठीक है, तो ये अधिनियम 2018 के रूप में लागू हुआ। फिर
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम कुछ कम नहीं है। तो भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 2017 में 180 देशों की जो सूची बनती है कि कितने प्रतिशत कहाँ पे भ्रष्टाचारी हैं, तो उसमें हमारा स्थान क्या है, 81 है। ठीक है। और फिर 2018 में थोड़ा सा हम नैतिक हो गए, हमने थोड़ा सा, हमको समझ में आया कि थोड़ा हमें ज़्यादा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो रैंक है वो 78 हुआ। लेकिन 2019 में हम फिर से स्वार्थी हो गए और फिर हम पहुंच गए 80 पर, यानी 80 स्थान में हमने प्राप्त किया। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही। वर्ष 2017 के बजट में, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आयकर कानून 1961 के सेक्शन 270A में संशोधन किया गया था और इसके तहत प्रयास किया गया था कि गलत जानकारी, यानी जो कुछ गलत सूचना देते हैं लोग, तथा कर चोरी, यानी जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मीन्स कि जो लोग आय से अधिक संपत्ति रख करके टैक्स चोरी करते हैं, सरकार को सही सूचना नहीं देते हैं, मीन्स कि जो लोग गलत जानकारी देते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये संशोधन किया गया था। फिर अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002। ठीक है। तो ये जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है। तो हमने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश में या किसी भी समाज में जब अनैतिकता चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो आंदोलन होता है, संघर्ष होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन और संघर्ष हुए थे जो काफ़ी फेमस हुए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये करेंट डाटा है बिल्कुल भी, और इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए आप इसको। तो फर्स्ट है, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1974 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था। फिर सेकंड, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1989 में आंदोलन किया गया था जो बोफोर्स घोटाले के विरुद्ध था। इसको हम डिटेल में नहीं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में इतना काफ़ी है, बस इसको किसके द्वारा किया गया, किस सन में किया गया, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्वामी रामदेव द्वारा विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के हेतु आंदोलन किया गया था। ठीक है। अन्ना हजारे द्वारा जन लोकपाल विधेयक पारित कराए जाने हेतु आंदोलन हुआ था 2011 में। ठीक है। तो हम वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं और हम पार्ट 2 भ्रष्टाचार पार्ट 2 अभी हम कल अपलोड करेंगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, कुछ भी मिस करने जैसा नहीं है इसमें। और एक कहावत कही गई है कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। जब तक एक टॉपिक आपका तैयार नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरे टॉपिक को देखिए भी मत। यानी अगर इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम उनको सॉल्व कर लें, तब तो हमने उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा। मैंने सेल्फ स्टडी किया है, मैं कभी किसी कोचिंग नहीं गई हूँ और मुझे पता है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सेल्फ स्टडी की जाती है। ठीक है। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई की हूँ सेल्फ स्टडी के बलबूते, तो मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है। तो मैं किसी दिन आपको इस पर भी वीडियो बना के बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी होती कैसे है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स आप इकट्ठी कर लो, पूरी अलमारी आप भर दीजिए और पढ़ना उसमें से कुछ भी नहीं है। तो उतनी ही बुकों को रखिए जितनी कि आप पढ़ डालिए, फिर नई बुक बाद में लेके आइए आप। ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।